नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, गोविंदगढ़ महाविद्यालय द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में मैं दीपक कुमार, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार फिर से हमारी ऑनलाइन कक्षाओं में हम बीए द्वितीय वर्ष के लिए जो प्रथम प्रश्न पत्र निर्धारित किया गया है और उसका जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है विश्वविद्यालय द्वारा, उसमें वर्णित तृतीय बिंदु में जो हमारे लिए कुछ काव्यांग निर्धारित किए गए हैं काव्य शास्त्र के रूप में, जिसमें रीति, गुण, दोष और रसों की बात हमें करनी है। उसके पहले बिंदु काव्य रीति पर हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे और पिछली हमारी कक्षा में मैंने आपसे बातचीत की थी कि रीति किसे कहते हैं। रीति का वास्तविक तात्पर्य हमारे जीवन में हम रीति का जब प्रयोग करें या करते हैं सामान्य रूप से, तो वहाँ रीति से क्या तात्पर्य हमें मिलता है या रीति का हम क्या तात्पर्य लेते हैं, इस संबंध में हमने पूर्व में चर्चा की थी। और रीति को काव्य की आत्मा मानते हुए आचार्य वामन, जिनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। आत्मा मानने का मतलब है रीति को काव्य की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु माना है, सबसे महत्वपूर्ण तत्व उन्होंने रीति को काव्य का माना है। यद्यपि जब सामान्य रूप से हमसे पूछा जाता है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है, हम मुझसे कोई वैसे ही पूछ ले, आप पूछ लीजिए कि रीति का सर रीति की आत्मा माफ़ कीजिए काव्य की आत्मा सर किसे माना जाएगा, तो किसी भी आप विद्वान से पूछेंगे, किसी भी शिक्षक से पूछेंगे तो वो एक ही जवाब देते हैं कि काव्य की आत्मा होता है रस। लेकिन वामन क्योंकि रीति संप्रदाय के संस्थापक हैं, वो रीति सिद्धांत की स्थापना कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है। यद्यपि रीति काव्य का बाहरी तत्व है, ऊपरी तत्व है। रीति काव्य का शरीर जो होता है, काव्य की जो संरचना होती है उससे संबंधित होने के कारण रीति काव्य के शरीर से जुड़ती है, बाहरी उपादान माना जाता है। उसके भीतरी तत्व के रूप में आत्मा मानना उसको ठीक नहीं माना जाता है। और बहुत सारे विद्वानों ने इस संबंध में मत दिया है, क्योंकि रीति काव्य के शरीर से संबंधित है, काव्य की रचना से संबंधित है, काव्य के बाहरी आवरण से संबंधित है, इसीलिए रीति को काव्य की आत्मा नहीं माना जाना चाहिए। यही कारण है कि जब आचार्य वामन रीति का अर्थ बताते हैं तो साथ ही साथ वो रीति का अर्थ बताते हुए उसे जोड़ते हैं गुणों से, काव्य के गुणों से। जैसे मेरा शरीर आपको दिखाई दे रहा है लेकिन मेरे गुण आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये आप मेरे साथ रहने से मेरे भीतर कौन से गुण हैं वो अनुभव करने से आपको पता चलेगा। तो जिस तरह से मेरा शरीर बाहर से दिखाई दे रहा है, विद्वानों ने माना है कि काव्य का जो शरीर है वह रीति से संबंधित होता है और काव्य की जो आत्मा है वो क्योंकि भीतरी वस्तु है, इसीलिए वामन ने काव्य की आत्मा को रीति से जुड़ते हुए रीति को गुणों पर आधारित बताया है। और क्योंकि गुण व्यक्ति के भीतरी तत्व हैं, अंदरूनी तत्व हैं, आंतरिक तत्व हैं और हृदय से और हमारे व्यक्तित्व के जो अनेक आयाम हैं उनसे जुड़े हुए होते हैं गुण, इसीलिए वामन ने जब रीति का अर्थ बताया और रीति को काव्य की आत्मा बताया तो उन्होंने रीति को काव्य के गुणों से संबंधित बताया, क्योंकि काव्य के गुण भीतरी होते हैं और काव्य की आत्मा भी भीतरी ही कोई वस्तु हो सकती है, बाहरी नहीं। आप मेरी आत्मा नहीं देख पा रहे होंगे, मेरा शरीर देख पा रहे होंगे। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं तो रेजोल्यूशन को ठीक कर लीजिए, 360 पिक्सल पर कर लीजिए। सेटिंग में जा कर के दाईं तरफ आपके जो दिखेगी, दाईं तरफ आपको सेटिंग्स जो दिखेंगी उसमें जा कर के आप क्वालिटी में जाएंगे और 360 पिक्सल पर सेट कर लीजिए, नहीं तो जो बोर्ड पर है वह भी ठीक नहीं दिखेगा, मैं भी ठीक नहीं दिखूंगा। हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं काव्य रीति के अर्थ के बारे में और उसकी परिभाषा के बारे में कि विद्वानों ने इस संबंध में क्या परिभाषाएं और अर्थ काव्य के रीति के बताए हैं। तो मैं आशा करता हूं आपको दिखाई दे रहा होगा काव्य रीति। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आचार्य वामन के बारे में ही बात कर लेते हैं, जिन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में
इसकी परिभाषा दी है। तो आचार्य वामन ने क्या कहा है रीति के बारे में? उन्होंने कहा है विशिष्ट पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मः। दिखाई दे रहा होगा? हाँ, दिखाई दे रहा है। विशिष्ट पद रचना रीति ही विशेषो गुणात्मः। विशिष्ट पद रचना रीति ही का मतलब है वह पद रचना जो विशिष्टता से युक्त हो, उसी को रीति से संबंधित माना जाएगा। अब विशिष्ट क्या है? कोई भी वस्तु कब विशिष्ट होती है? वह विशिष्ट होती है तब जब वह गुणों से युक्त हो जाती है, ऐसा वामन ने स्थापित किया है। उन्होंने विशेषो गुणात्मः कह करके रीति का संबंध गुणों से बताया है। तो रीति गुण युक्त पद रचना में ही निहित होती है। रीति की व्याप्ति किसी गुण युक्त रचना में ही, गुणाभिव्यंजक पद रचना में ही, गुणों को अभिव्यक्त करने वाले पद रचना में ही रीति निहित होती है। अगर किसी काव्य रचना में गुणों से उसका कोई संबंध नहीं है तो समझिए कि उसका रीति से भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि रीति यदि शरीर है तो गुण उसकी आत्मा है। इसीलिए उन्होंने कहा है विशेषो गुणात्मः। ये जो विशिष्टता है, यह विशिष्टता गुणों के माध्यम से ही रीति में उत्पन्न होती है या पद रचना में उत्पन्न होती है। और वही पद रचना जो विशिष्ट है, यानी कि गुणों को अभिव्यक्त करने वाली पद रचना है, उसी को ही रीति कहा जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, मैं लिख देता हूं आपके लिए, आप उसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में या अपने नोट्स में उतार लीजिए। तो वामन के अनुसार रस के उत्कर्ष के लिए, वामन के अनुसार रस के उत्कर्ष के लिए प्रयुक्त गुणाभिव्यंजक पद रचना को ही रीति कहा जाता है। तो यहां आप देखें कि ऐसी पद रचना का मतलब है वाक्य रचना। जो भी हम शब्द लिखते हैं यदि वो वाक्य में प्रयोग हो जाएं तो उसको पद रचना कहा जाता है। आप ये मान के चलिए, कमल एक शब्द है, पद नहीं है, लेकिन जब कहा जाएगा कि कमल सरोवर में खिल रहा है तो यह एक पद बन जाता है कमल, और वह पूरा वाक्य कहलाता है पद रचना। और जब यह पद रचना गुणों से युक्त होगी, अब कमल सरोवर में खिल रहा है, अब इसमें कोई न तो कोई गुण उत्पन्न हो रहा है, न तो इसमें कोई औज गुण है, न कोई माधुर्य गुण है, बस कह दिया गया है सामान्य रूप से। तो इसीलिए ये कविता नहीं है, इसीलिए ये काव्य नहीं है। जब इसे इस तरीके से कहा जाएगा, इस रीति से कहा जाएगा कि यह या तो आपको मधुरता का अनुभव कराएगा, या आपको ओज का अनुभव कराएगा, या आपको कोमलता का अनुभव कराएगा, तो फिर वह रीति से जुड़ जाएगा। लेकिन सामान्य कह दिया हमने कि कमल सरोवर में खिला हुआ है, तो इसीलिए इसमें रीति नहीं है, इसीलिए इसमें गुण नहीं है, और इसीलिए ये कोई कविता भी नहीं है, इसलिए से कोरा गद्य है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि गुणों से युक्त जब कोई पद रचना होती है तो उसी को रीति कहा जाता है। और इससे होता क्या है? इससे रस का उत्कर्ष होता है, रस बढ़ जाता है, रस में वृद्धि हो जाती है, रसानुभूति में वृद्धि हो जाती है। तभी कोई कविता रस से जुड़ती है जब वह गुणाभिव्यंजक पद रचना हो, और गुणाभिव्यंजक पद रचना होने के कारण उस पूरी पद रचना को रीति कहा जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि वामन की आपने परिभाषा समझ ली है। और अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, कुछ और विद्वानों की बात करते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।
आचार्य एक हुए हैं राजशेखर, जिनकी रचना है काव्य मीमांसा। इस ग्रंथ में इन्होंने रीति के बारे में कहा है, वचन विन्यास क्रमो रीति ही। वचन विन्यास क्रमो रीति ही, यहां अंतर कुछ नहीं है। पिछली परिभाषा भी लगभग ऐसी है, क्योंकि उसमें बात की गई थी पद रचना की और यहां बात की गई है वचन विन्यास के क्रम की। अब वचन विन्यास का क्रम जो होता है वही पद रचना होता है। शब्द अलग अलग हैं, मतलब बिल्कुल वही है। मतलब यही है कि इसका वचन में शब्दों का जो विन्यास है उसका क्रम ही रीति कहलाती है। विन्यास का मतलब है यथास्थान प्रयोग। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी कविता में, किसी भी पद रचना में जब शब्दों का, कैसे शब्दों का, गुणाभिव्यंजक शब्दों का या गुणाभिव्यंजक पदों का जब यथास्थान प्रयोग कर दिया जाए तो उसे रीति कहा जाता है, ऐसा राजशेखर कहते हैं। तो आप इसे भी लिख लीजिए। अर्थात काव्य रचना में गुणाभिव्यंजक वर्णों से निर्मित वचनों के विन्यास का उचित क्रम ही रीति है। अर्थात काव्य रचना में गुणाभिव्यंजक वर्णों से निर्मित वचनों के विन्यास का उचित क्रम ही रीति है। अब इसको थोड़ा सा, ये कठिन सी हो गई है, तो आप इसको ऐसे समझिए सरल भाषा में कि जब हम किसी भी वाक्य में जब गुण युक्त पदों का प्रयोग करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनका यथास्थान प्रयोग कर दें। बस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये शब्द यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये तो आगे होना चाहिए था या ये पीछे होना चाहिए था। तो फिर खिल रहा है कमल में सरोवर, अब कमल में सरोवर तो खिल नहीं सकता है, तो इसीलिए यह सही क्रम नहीं है। और अगर इसमें क्रम सही नहीं है तो आप समझिए कि इसमें गुण भी नहीं है, और अगर गुण नहीं है तो यह एक रीति भी नहीं है। जब चाय बनाते हैं तो पहले पानी डाल करके और फिर उसमें पत्ती डालते हैं, फिर उसमें चीनी डालते हैं। ऐसा तो होता ही नहीं है कि पहले चीनी को उबालो और फिर पानी डालो, पहले पानी डालते हैं, उबलने के बाद उसमें चीनी डालते हैं। तो ऐसा ही होता है ना। तो किसी भी कार्य करने के एक सही सुनिश्चित तरीका होता है, और उस तरीके से कार्य किया जाए तो कहा जाता है कि यह कार्य सही रीति से किया गया है। और अगर हम किसी भी कविता को लिख रहे हैं और उसमें ऐसे शब्दों को पहले लिख दें जो वहाँ पर नहीं आने चाहिए थे, तो उसकी रीति भंग हो जाती है। तो इसी से फिर दोष उत्पन्न हो जाते हैं। तभी तो हम अक्रमत्व दोष की बात करते हैं कि भाई यहाँ सही क्रम नहीं है। फिर दुष्क्रमत्व दोष की बात करते हैं, जहाँ पर कोई रूढ़ क्रम होता है या कोई परंपरा से चला आ रहा कोई क्रम है तो उसका वो भंग हो जाता है। तो इसीलिए उसे अक्रमत्व और दुष्क्रमत्व जैसे शब्द तभी तो दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए अगर हम बात करें कि जब रीति की बात कर रहे हैं तो रीति किसे कहते हैं? रीति कहते हैं कि शब्दों का सही यथास्थान प्रयोग करने की एक परंपरा या एक शैली या एक तरीका, उसे रीति कहा जाता है राजशेखर के अनुसार। आगे बात करते हैं कुछ और विद्वानों के बारे में। आचार्य विश्वनाथ की बात करते हैं। इनका ग्रंथ है साहित्य दर्पण। ये तो वैसे भी परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि साहित्य दर्पण किसका ग्रंथ है।
दो विद्वान बहुत पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, एक तो मम्मट और एक विश्वनाथ, क्योंकि इन्होंने बहुत अपने से पहले के जितने भी आचार्य हुए साहित्य के, उनके ग्रंथों का बड़ा सांगोपांग अध्ययन किया इन्होंने और अपनी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण जो तर्क हैं या जो मान्यताएं हैं उनकी स्थापना इन्होंने अपनी ओर से की है। इसीलिए ये दोनों विद्वान बहुत माने जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण ग्रंथ में लिखा है, पद संघटना रीति ही, पद संघटना रीति ही। अब बात वही कह रहे हैं सब लोग, क्योंकि जो चीज़ है वो तो वही कही जाएगी। चाय बनाने का तरीका आप पूछ लें तो हो सकता है कि कोई लौंग इलायची बाद में डालता है, कोई पहले डालता है, लेकिन चाय बनाने का एक सामान्य तरीका ही है कि पहले आप भगोनी में पानी चढ़ाएंगे, तो वो तो सामान्य रहेगा। तो रीति की जो अवधारणा है, एक मूलभूत जो अवधारणा है, वो समान है सभी में। इसीलिए इन्होंने भी लगभग वैसे ही शब्दों में कह दिया, पद संघटना रीति। संघटना का मतलब है संगठन, संघटना का मतलब है शब्दों का संगठन किसी भी रचना में, उसी को रीति कहा जाता है। तो इन्होंने कुछ ज़्यादा नया नहीं कहा, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा समझा नहीं रहा हूँ, आप पहले से ही समझदार हो चुके हैं। अब दो बार हमने दो विद्वानों की बातें कर ली और तीसरी बात भी वही है। तो अर्थात किसी रचना में प्रयुक्त पदों का समुचित संगठन या संरचना, इसे आप विन्यास क्रम भी कह सकते हैं, इसे विन्यास क्रम भी कह सकते हैं, जैसा राजशेखर ने कहा। तो संगठन या संरचना को रीति कहा जाता है। कोई नई बात नहीं है, इन्होंने अपने तरीके से कह दिया, क्योंकि इनको भी रीति के बारे में कुछ तो कहना ही है, तो इसीलिए इन्होंने इस तरह से कह दिया, पद संघटना रीति ही। तो ये आपने उतार लिया होगा, नहीं तो पॉज करके उतार लें, वीडियो को रोक दें, तो मैं भी रुक जाऊंगा, ये भी रुक जाएगा। तो आगे चलते हैं और अगले एक विद्वान के बारे में बात करते हैं। यहाँ एक फ़ायदा तो है कि मुझे रुकना नहीं पड़ता है। वैसे तो कक्षा में ये होता है कि भैया गुरुजी थोड़ा सा साइड हो जाओ, हमें उतार लेने दो, तो गुरुजी इधर उधर चक्कर काटते हैं। यहाँ ये नहीं है, यहाँ ये है कि गुरुजी को वहीं रोक लो, वीडियो को ही वहीं रोक लो, जहाँ तुम्हें रोकना है, जहाँ तुम्हें देखना है वहीं देख लो, और गुरुजी को साइड में करके रोकना है तो साइड में करके रोक लो, और बीच में करके रोकना है तो बीच में करके रोक लो। तो यहाँ बड़ी सुविधा है, तो मुझे भी बहुत सुविधा लग रही है यहाँ पे, अच्छे से शांति में आराम से अकेले मैं पढ़ा रहा हूँ, आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हालांकि कोई जवाब तो आप दे नहीं रहे हैं, उनका आपके सुंदर सुंदर चेहरे मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं हंसते खेलते हुए, तो कोई बात नहीं। आज शिक्षक दिवस है और मैं समझता हूँ कि आप मुझे शुभकामनाएं घर से दे रहे होंगे, और मेरी तरफ से भी खूब ढेर सारा आशीर्वाद आपके लिए। और आज के आखिरी विद्वान के रूप में हम बात कर रहे हैं कुंतक की, आचार्य कुंतक, जिनका ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। अलग अलग जगह पर कहीं जीवित मिलता है, कहीं जीवितम मिलता है। वक्रोक्ति जीवितम संस्कृत का ग्रंथ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना अपने को। वक्रोक्ति जीवितम इनके ग्रंथ का नाम है कुंतक का। अब कुंतक ने रीति को रीति नहीं कहा है, जिस तरह से आचार्य दंडी और आचार्य भामह ने रीति को मार्ग कहा है, इन्होंने भी ऐसा ही कहा है रीति के लिए। तो इन्होंने कहा है संप्रति तत्र ये मार्गः, संप्रति तत्र ये मार्गः कवि प्रस्थान हेतु वह, दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा, कवि प्रस्थान हेतु वह। मैं नीचे लिख देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर हो सकता है आपको दिखाई न दे। कवि प्रस्थान हेतु वह, संप्रति तत्र ये मार्गः कवि प्रस्थान हेतु है। यहाँ पर इनका ये कहना है कि जो रीति है वो वास्तव में कवियों के प्रस्थान का एक वास्तविक मार्ग है। कवियों के प्रस्थान के हेतु के रूप में ये रीति को मार्ग कहते हैं।
देखिए कैसे, तात्पर्य लिखें आप। अर्थात मार्ग, रीति, रीति को मार्ग कहते हैं। मार्ग या रीति ही कवियों के प्रस्थान का प्रमुख हेतु है। हेतु का मतलब कारण होता है। मतलब समझें कि आप, यदि ये प्रमुख कारण है, हेतु का मतलब है प्रमुख कारण, हेतु है, हेतु का मतलब है कारण, तो कवियों के कविता के मार्ग पर चलने का प्रमुख कारण जो है वो रीति ही है। इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो ये रीति है या जो ये मार्ग है वो कवियों के प्रस्थान का प्रमुख कारण है। प्रस्थान का मतलब है उस दिशा में जाना। तो अगर किसी को कविता लिखनी है तो वो इस मार्ग पर से होकर के जाएगा। तो इस तरह से ये रीति को मार्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? मार्ग। कि अगर मार्ग ही नहीं है तो आप जाएंगे कहाँ, कैसे जाएंगे? तो पहले मार्ग बहुत जरूरी है, वो कच्चा हो, पक्का हो, आकाश में हो, पानी में हो, पाताल में हो, लेकिन मार्ग तो होना चाहिए ना। तो ये कहते हैं कि रीति जो है वास्तव में वो मार्ग है, और मार्ग नहीं होगा तो कवि प्रस्थान कहाँ से करेगा? तो कवियों के प्रस्थान का महत्वपूर्ण जो कारण है वो ये मार्ग है। रीति के मार्ग ये कहते हैं, रीति को इसीलिए ये मार्ग कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आज की कक्षा आपको पसंद आई होगी, और आज की कक्षा में हमने प्रमुख रूप से रीति के जो प्रमुख 4 आचार्य हैं, रीति के परिभाषा को और अर्थों को उनके संदर्भों में हमने समझा है। और आप जुड़े रहेंगे तो और अच्छी अच्छी कक्षाएं हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। एक बार फिर से शिक्षक दिवस की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।